अच्छा, एक चीज़ रहेगी सर, ये जो पूरा इंटरव्यू जाएगा ये अनफिल्टर्ड जाएगा, अनफिल्टर्ड मतलब इसमें कोई भी कट नहीं लगेगा इसमें। कट लाइट कुछ करा भी हाँ, इसमें एक्चुअली क्या होगा, ये जो मेन कैमरा आप दोनों को फोकस कर रहा है और ये जो क्लोजअप ले रहे हैं, ये पूरे दोनों दोनों कैमरा जाएंगे, ताकि जो हमारे ऑडियंस को ये पता रहे कि मैकेनिज्म में कोई भी फ्रेम नहीं की जाती। हम अपने बच्चे को रिव्यू के लिए फ्रेम नहीं करते कि ये बोलना है आपको, ये बोलना है आपको, है ना, तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाएगा। वो हमने किया ही है, हमने बीच में कोई ऐसा डिस्कशन भी नहीं किया है कि हम बोलें कि ये बोलो ये मत बोलो। मैंने पहले ही बोल दिया था कि हमें जितना ऑनेस्ट रखेंगे इंटरव्यू को उतना अच्छा है ना। कल की दिन पे यही बच्चों की रियलिटी तो सामने, इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ तुम्हें भाई कंफ्यूज नहीं करना बस सामने वाले बच्चों को। मैं ऐसा नहीं कि मैं 10 प्लेटफॉर्म पे नाम लेके और कंफ्यूज कर दूँ। शुरू। तो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी आरआरबी जेई 2025 के खासकर एस्पिरेंट्स जो अब प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू और इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। क्योंकि आज जनरली आपने इंटरव्यू में और सेशंस देखे होंगे, आपने विष्णु सर को देखा होगा लेते, फैकल्टीज को देखा होगा, लेकिन आज अगर मैं खुद आया हूँ इस सेशन में तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट या स्पेशल तो होगा ही होगा। तो आज हमारे साथ जो है स्पेशली गौरव कुमार, जो कि इसी आरआरबी जेई को 2024 वाले को क्वालिफाई करके यहाँ पे आज हमसे स्पेशली मिलने आए हैं। तो हमने कहा क्यों ना एक अच्छा सेशन हो पाए जिससे कि हमारे नए स्टूडेंट्स जितने भी अब एस्पिरेंट्स हैं वो भी सिमिलर कैटेगरी और सिमिलर वे से जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा सीख पाए जिससे कि उनको इस बारी हेल्प हो सके और उनका सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित हो सके। तो ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं रखेंगे, छोटा सेशन रखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट सेशन रखेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं और मिलते हैं मिस्टर गौरव कुमार से। तो गौरव, वेलकम टू दी मेक इट इजी सेशन। थैंक यू सर। और ये इंपॉर्टेंट सेशन आपको जैसे मैंने बताया कि सिर्फ इसलिए ही है, कोई प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं। इस सेशन का मेन उद्देश्य हमारा यही है कि बच्चों तक एक रियल टाइम गाइडेंस पहुंचे। एक फैकल्टी कितना मर्जी गाइड करे लेकिन उसका रियल टाइम एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत पुराना होता है। वो इस टाइम पे एज अ टीचर ही सबको फेस कर रहा होता है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस वही है जो स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए हम लोग स्टूडेंट के साथ जितना इंटरेक्ट करा सकते हैं उतना कराने की कोशिश करते हैं। तो यही सोच के तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके बैकग्राउंड से। तो सबसे पहले मुझे बताइएगा आप कहाँ से हैं, क्या हैं और कब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, क्या क्या आपने क्वालिफिकेशन आपकी है, क्या किया है। तो गौरव स्टार्ट करें। सर मैं गांव सबीरपुर इधर देवबंद के पास से हूँ सर, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से। सर मैंने अपनी हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट जो एमपीएम इंटर कॉलेज सिमलाना सहारनपुर से की है, एंड उसके बाद मैंने अपनी बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज मुजफ्फरनगर से की है सर। कौन से ईयर में? सर अभी 2023 में। 2023 में, वेरी गुड। सर उसके बाद फिर यही एजेई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैंने एसएससी जेई एग्ज़ाम दिया सर, उसमें प्री हुआ बट मेंस में नहीं हुआ, रह गया सर कुछ ही मार्क्स से। उसके बाद सर मैंने आरआरबी जेई दिया, एएलपी दिया सर। अब दोनों में ही लगभग अच्छे मार्क्स हैं, आरआरबी जेई में सिलेक्शन हो गया सर डीवी के। चलिए फाइनली बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। अब यहाँ पे देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं कि हम कहते हैं कि प्रिपरेशन को कम से कम 5 साल चाहिए। जब हम जनरली किसी बच्चे को कोर्स भी देते हैं तो उसकी डिमांड क्या रहती है कि सर वैलिडिटी कितनी है, क्योंकि सबको ये सोच के चलें कि बहुत लंबा प्रोग्राम है, ये चलते जाएगा। 1-2 साल की वैलिडिटी जब हम किसी बच्चे को देते हैं तो संतुष्ट नहीं होता है, वो कहता है कि सर दूसरे प्लेटफॉर्म में तो 5 साल। मैं ये कह रहा हूँ कि 4-5 साल के अगर आप गोल बना के चलेंगे तो क्वालिफाई कब करेंगे। ये एग्जाम इतना बड़ा कोई पीसीएस का एग्जाम है नहीं, ये एग्जाम है आपका जेई लेवल का, जिसमें आप 1-2 साल की प्रिपरेशन आपकी इनफ होती है। और वो 2 साल भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 साल कम से कम किसी भी एग्जाम को प्रिपरेशन उसमें लग जाता है, प्रोसेस होने में। आज नोटिफिकेशन आएगा तो अगला नोटिफिकेशन आने से पहले तक, रिजल्ट आउट होने तक लगभग 1 ईयर हो जाता है, जैसे एसएससी को भी है, आरआरबी को भी हुआ है ना। तो मैं ये कहूँगा कि कम से कम प्रिपरेशन गोल अपने 2 साल रखने हैं, है ना। तो जैसे आपने देखा कि गौरव ने 2023 में पास आउट हुए हैं और आज हमारा 2025 है, और मैं क्या जून में ही पास आउट हुए होंगे 2023 में, है ना। तो जून 2023 में पास आउट हुए और एग्जैक्टली अभी जुलाई 2025 है, मतलब जून में आप जो है वो 2 साल पूरे करते हैं और तब तक आप प्लेस्ड हो चुके हैं रेलवे में। मतलब इतना फास्ट सिलेक्शन तो मेरे को लगता है पीएसयू में उसमें भी नहीं है, कैंपस प्लेसमेंट भी नहीं हो पाता जल्दी से। तो ये बहुत अच्छा रहा। तो अब जानते हैं गौरव की प्रिपरेशन जब आपने स्टार्ट करी तो सबसे पहला माइंड में क्या आया। मतलब ये नहीं आया कि यार एकेडमिक्स में जाता हूँ या एमटेक के लिए ट्राई करता हूँ या कुछ और करता हूँ या इंडस्ट्रियल जॉब करता हूँ, प्लेसमेंट के लिए जाता हूँ। ये सब में सिलेक्शन, ये कैंप, इसको चूज़ करना प्रिपरेशन को कुछ खास रीज़न या क्या रहा? सर मेरा ये था कि मेरा मन तो था एमटेक के लिए, लेकिन फिर ये था कि गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, कुछ ऐसी कंडीशन बन गई थी। तो इसलिए मैंने सर एसएससी जेई के लिए स्टार्ट किया प्रिपरेशन करना। उसमें जैसे मैंने बताया सर मेंस में रह गया था, उसके बाद आरआरबी जेई का फॉर्म भरा था तो उसका एग्ज़ाम आया। जब मैंने सोचा सर, मैंने उसका मॉक दिया सबसे पहले,
CBT 2 का सर। CBT 1 तो मेरा अच्छे मार्क्स से क्लियर हो गया था, सब ठीक पोस्ट है। अनरिजर्व से क्लियर थी सर। ठीक है। सर मैंने देखा कि मेरे 55 मार्क्स आए थे शुरू में, जबकि मैंने ऐसे ही का मेंस लिखा था। 150 में से 55 नंबर बहुत कम लगे। फिर सर मैंने आपकी वीडियो देखता रहा, आपसे तो बहुत पहले से जुड़ा हूँ सर मैं। तब करते करते सर फाइनली जब जाके सिलेक्शन हुआ तो गवर्नमेंट जॉब मिल गई। अब जॉब का ही था सर कि जॉब करनी है गवर्नमेंट की। अब इसमें मुझे बताओ कि जैसे मेरे को तो ये बड़ी मतलब अच्छी बात लग रही है कि आपने एसएससी पहली बार ही दिया पहली बार और प्री क्वालिफाई किया। जी सर। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और मैं कहूँगा कि आरआरबी तो चलो अभी आएंगे, पर एसएससी का प्री क्वालिफाई करने में भी बहुतों को बहुत टाइम लग जाता है। तो मुझे पहले तो एसएससी का प्री का अगर तुम्हें कुछ याद है कि क्या स्ट्रेटेजी रही थी, कॉलेज टाइम से बहुत बेहतर पढ़ लिया था या उसके बाहर निकल के कुछ स्पेशल प्रिपरेशन करी, वो प्री कैसे क्वालिफाई हुआ एसएससी का फर्स्ट राउंड? सर प्री ऐसे हुआ, क्योंकि 100 का टेक्निकल है उसमें, 100 का नॉन टेक्निकल है, तो वो एक बारी में क्वालिफाई करना बड़ी बात है। सर प्री का ऐसा हुआ, मैंने जैसे बीटेक मेरी लॉकडाउन में हुई लगभग 2 साल, सेकंड ईयर थर्ड ईयर, तो टेक्निकल इतना कुछ खास पढ़ा नहीं उसमें। सर मैंने आपकी वो देखी थी रिवीजन की वीडियो थी ना यूट्यूब पे सर, वो मतलब एसएससी का पूरा रिवीजन था सर बहुत व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक मार्कर से सर मैंने वो देखा, और उससे वहाँ से बेसिक क्लियर हुए सारे। उसके बाद मैंने रीजनिंग 50 नंबर की आती है प्री में, वो अच्छे से प्रिपेयर की, और नॉन टेक तो सर डेली बेसिस पे लगभग 1 घंटा पढ़ने से रहता है हो जाता है सर। तो मेरा प्री क्लियर हो गया, उसमें शायद 145 मार्क्स थे मेरे, 126 कट ऑफ गई थी सर। बहुत सही, बहुत सही। तो कैटेगरी आपकी क्या है? एसएससी वाले में टाइम पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी। ओके ठीक है, कोई सर, स्पेशल वो कैटेगरी भी नहीं है ये, अनरिजर्व से क्लियर हुआ था। हाँ अनरिजर्व से क्लियर हुआ था। 145 में तो हुआ ही होगा अनरिजर्व से। तो देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात है कि नॉन टेक को करने में थोड़ा सा मैं कहूँगा कि देखो लक फैक्टर तो अपना है ही है, उस पर तो आप कुछ कर नहीं सकते ना, वो आप उसे शार्प कर सकते हो और ना ही उसे आप चेंज कर सकते हो। वो तो अपनी जगह जैसा काम करना है वैसा करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है क्या नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी गौरव मुझे बता रहे थे कि एमटेक का काफ़ी सीरियस हिसाब बन गया था कि एमटेक वो चले जाते, लेकिन उस टाइम उन्होंने डिसाइड किया कि यार एमटेक करने के बाद अगर स्टेबिलिटी नहीं रही तो बात तो वहीं आ जाएगी फिर। और आज देखते हैं आप कितने एमटेक वाले बच्चे हैं जो वापस प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, तो क्यों ना सही टाइम देते उसे प्रिपरेशन की जाए, ठीक है ना। और नॉन टेक और टेक्निकल को शार्प करा, जबकि वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन में पूरा टेक्निकल खेला। आप जानते हैं लॉकडाउन में तो वैसे ही फेमस हो रखा है कि इंजीनियरिंग लॉकडाउन वाली है, तो बाद में कितना मेहनत करना पड़ा होगा वो बेसिस को सही करने में, ठीक है ना। अब आते हैं हम आरआरबी जेई में कि एसएससी जेई नहीं हुआ, उसके बाद आरआरबी जेई आया, फिर आपने उसमें प्रिपरेशन स्टार्ट करी कि आरआरबी जेई ऐसे ऐसे करते हैं। फिर उसमें क्या वापस डिटेल में पढ़ना शुरू किया, रिवीजन से शुरू किया? सर आरआरबी जेई में ऐसा हुआ कि CBT 1 सारा नॉन टेक, उसमें टेक्निकल किसी काम का बिल्कुल। नहीं। तो सर मैंने एक तो उसमें मैथमेटिक्स आता है जो नॉर्मल होता है सर, मैंने वो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है। और सर रीजनिंग वगैरह नॉन टेक को मैं डेली 1-2 घंटा देता रहा उसमें, तो वो हो गया सर ऐसे ही। नॉन टेक 75 में से शायद 53 मार्क्स आए थे, ओके, जो कि काफ़ी अच्छे बहुत अच्छे मार्क्स हैं। UR से क्लियर हो गए थे सब कुछ। तो यार फिर कहीं ना कहीं मुझे लगता है तुम्हारा नॉन टेक पार्ट जो है वो अच्छा ही है ना। वो या तो तुम्हारी हैबिट में है चीज़ें पढ़ना, चूँकि स्टैटिक जी के है, कई जीएस तो चलो फिर भी ज़्यादा नंबर का नहीं है आरआरबी में, लेकिन मैथ्स रीजनिंग में जो मेहनत करी होगी वो ठीक ठाक करी होगी, तभी इतने मार्क्स नॉन टेक में आए। तो CBT 1 क्वालिफाई हो गया, नाउ अब फिर वापस वही आ गए थे कि CBT 2 100 टेक्निकल मार्क्स और पूरा टेक्निकल कैसे, फिर क्या कैसे स्टार्ट किया CBT 2 को अप्रोच करना? सर मैंने CBT 1 का एग्जाम देने के तुरंत बाद में लग गया था कि ये आराम से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने पुराने नोट्स निकाले सर, फिर आपके लेक्चर देखते रहा, और टेस्ट सर मैंने बहुत प्लेटफॉर्म पे टेस्ट दिए। मतलब मेरा मल्टीपल प्लेटफॉर्म से टेस्ट दिए? सर मेरा डेली सुबह को टेस्ट था, शाम को सेक्शनल टेस्ट था सर। ओके। और सर लगातार पढ़ता गया, मैं लाइब्रेरी जाता सर, डेली लगभग 10 घंटे लगातार पढ़ना सर। मतलब 10 घंटे का डेली प्रिपरेशन माने? डेली जाता सर, सुबह को अंधेरे लाइब्रेरी जाना मेरा, और अंधेरे में गाँव में आना। यहाँ तक कि सर जो पहली लाइब्रेरी थी मेरी, उसे खोलने का सुबह काम और बंद करने का भी मेरा ही काम हो गया था। और जबकि बहुत इंटीरियर में रहते थे आप, ऐसे नहीं कि बहुत शहर में रह रहे हैं कहीं, है ना, प्रॉपर गांव इंटीरियर में रह रहे हैं। लेकिन वही है, जो कमिटमेंट दिया है, तो लगभग मैं कहूँगा CBT 1 क्वालिफाई करने के बाद लगभग 4 महीने के आसपास का प्रिपरेशन रहा आपका, जिसमें कंटिन्यूस 10 घंटे दिया होगा आपने टेक्निकल को, और फिर प्योर टेक्निकल पे फोकस रखा, बाकी एनवायरनमेंट कंप्यूटर ये सब है ना? ये तो सब नॉर्मल हो जाता है। ठीक है। CBT 2 में किन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा दिक्कत आ रही थी आपको टेक्निकल में, जिसमें लगा कि यार ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है? सर वो इसमें वो आई थी प्रोडक्शन पार्ट, क्योंकि इसमें SSC जेई में क्या था, फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह ज़्यादा आती है, तो वो अच्छा था मेरा बॉयलर वगैरह, थर्मल और FM, लेकिन वो इसमें नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते तो ज़्यादा। इसमें सर प्रोडक्शन पढ़ना था सर। जमाल सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया सर, मतलब काफ़ी अच्छा। जो एग्जाम कैंसिल हुआ था सर, उसके बाद जो सर ने क्लास ली थी वो बहुत हेल्प मिली इससे, बहुत हेल्प मिली। पहले एग्जाम में सर मेरे 102 मार्क्स आए थे जो कैंसिल हो गया था, और अब की बार 116 मार्क्स आए हैं, तो सर जमाल सर की वजह से हुआ।
सही देखो प्रोडक्शन का तो रोल है ही आरआरबी में और टिपिकल पार्ट है प्रोडक्शन ना। बाकी इंडस्ट्रियल जो पढ़ाई थी इस बार पढ़ी थी आपने? हाँ सर वो लेकिन इंडस्ट्रियल इतनी आई नहीं टफ, जी लेकिन इजी आई और हमने तो प्रिपरेशन अच्छी करके चले थे कि इतनी भी नहीं आई, बट जितनी आई उतनी हमारे काम से हो रही थी आराम से। बाकी और पार्ट जो है वो एफएम है, सोम है, एचएम है, ये सब तो ऑलरेडी आप एसएससी जैसे प्रिपरेशन अदर एग्जाम के लिए करते ही हो। एक मटेरियल साइंस में सर प्रॉब्लम आई बहुत ज़्यादा, हाँ। क्योंकि उसमें जो आयरन कार्बन डायग्राम वगैरह है, ऑक्टेनाइट टेम्परिंग, ये सब इनमें बहुत प्रॉब्लम आई सर, प्रॉब्लम but होती हो गया जैसे भी वो। सही है। तो टेक्निकल का 100 इसमें कितना लगभग लग गया था 100 में से टेक्निकल में? सर 85-87 थे अप्रोक्स, 30 अच्छा। मार्क्स थे सर नॉन टैग में। ओके सही है। अप्रोक्स इतने थे, लगभग 116 टोटल हो गए। आपका शिफ्ट 1 में था शिफ्ट 2 में? शिफ्ट 2 में था सर। शिफ्ट 2 में था जो अभी रिसेंट हुआ हाँ सर, 4 लेट एग्जाम हुआ जो। कैंसिल हुआ सर। ओके। तो देखो बच्चों, अब जस्टिस इनजस्टिस तो हम दिन भर रटते रहेंगे, जब हो जाएगा हमारा तो ऑब्वियस ही बात है सब कुछ जस्टिस नजर आएगा। जब नहीं होगा तो फिर छोटी छोटी कमियां भी हैं, फॉल्स हैं, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि आरआरबी में कोई कमियां नहीं है, एग्जाम बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो इम्प्रूवमेंट लायक है। लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जिसका हुआ है वो बिल्कुल इनजस्टिस है। जिसका हुआ है वो भी मेहनत करके ही हुआ है ना। जिसका नहीं हुआ या थोड़े से रह गया, मेहनत उसने भी की थी। वही मैंने कहा, थोड़ा लक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है, थोड़ा सिस्टम का एरर भी है, कहीं ना कहीं जाके कुछ ईमानदार बच्चों का भी हो जाता है और कुछ का रह जाता है। बट हमें यही करना है कि यार जब तक सिस्टम नहीं बदलता, कोशिश लगातार प्रयास करते रहेंगे कि सिस्टम बदले, लेकिन जब तक सिस्टम नहीं बदलता एटलीस्ट तब तक हमारा सिलेक्शन का चांसेस तो एश्योर हों कि हम उस तरह की प्रिपरेशन तो करें कम से कम। ये नहीं कह सकते कि यार जिस दिन सिस्टम बदलेगा उसी दिन करेंगे प्रिपरेशन। आप तो अपनी तरफ से अपना 100% कंटिन्यू करो, इंप्रूवमेंट कंटिन्यूअस लाओ कि यार इस बार जो देता हूँ और बेहतर तरीके देता हूँ, देखो क्या पता चीज़ें और सुधर जाएं तब तक। तो उससे आपका अगर सुधरेंगी तो आपका सिलेक्शन का चांस और बढ़ेगा, और नहीं सुधरेंगे लेकिन आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो हो सकता है जैसे इनका हुआ है वैसा आपका भी होगा, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान हमेशा रखें। तो यहाँ पे अब जैसे हम प्रिपरेशन देख रहे हैं कि डेडिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो भाई 10-10 घंटे देना इतना आसान नहीं है ना। और वो भी घर पे रह के हो रहा था ये सारा? नहीं सर, लाइब्रेरी से होता है। लाइब्रेरी से हो रहा था। घर पे रह के तो दिक्कतें होती हैं, फिर कई काम भी हैं, ठीक है ना, फैमिली में रहो तो वो वही वाली चीज़ है कि ऐसा नहीं है आपको छोड़ के बहुत दूर जाना है। आजकल मेरे ख्याल से हर छोटे शहरों में छोटा मोटा कोना लाइब्रेरी ये सब है जहाँ आप पढ़ सकते हैं ना। तो बहुत ज़्यादा हो गया सर। हाँ, तो उसका रोल बहुत बड़ा है, वहाँ एकांत में आप पढ़ सकते हैं, अपना अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा चलो जर्नी इतनी बड़ी नहीं है ये कि 5-6 साल की कि हम कहें कि बहुत लो पॉइंट आए होंगे। 2023 से अगर लगातार लगाएं तो फिर तो मतलब फुर्सत ही नहीं मिली है कुछ और सोचने की, है ना। लगातार इस प्रिपरेशन को ही करते आए और रिजल्ट भी आते रहे हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि फाइनली यहाँ पे क्वालिफाई एग्ज़ाम हो गया है। और क्वालिफाई भी लास्ट टोटल वगैरह क्या बना था आपका? लास्ट में सर ये जो मेरिट इंडेक्स वगैरह जो 87 बनाया सर। ओ बड़ा अच्छा टोटल है। हाँ सर, काफ़ी अच्छा है। बहुत अच्छा टोटल है सर एक पोस्ट को छोड़ के बाकी सब क्वालिफाई है सर। यूआर से ही। तो गौरव का जो है वो चंडीगढ़ जोन में है, वहाँ क्वालिफाई हुआ है। और अब जो है डीवी होगा 20 को, जी सर। और उसके बाद जो है मेडिकल राउंड होगा। और उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आगे, मतलब ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन के बाद भी कोशिश करेंगे हम लोग सभी बच्चों को जो हैं हमारे इंटरेस्टेड या नज़दीक ज्वाइन कहीं लेंगे। भाई अब तो कम से कम रेलवे फ्री रहेगी तुम्हारी, है ना, ट्रेन पकड़ के आ सकते हो कभी भी ज़रूरत हो। तो हम ये आगे कोशिश ज़रूर करेंगे कि वापस इंटरेक्शन करें, जॉब प्रोफाइल्स पे बात करें, जॉब में क्या क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है, उन चीज़ों की बात करें। क्योंकि अभी तो हमारे लिए फॉरमोस्ट सिलेक्शन है कि सिलेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब गौरव मुझे बताओ कि अब ये कहें कि चलो सिलेक्शन आ गया, प्रिपरेशन हो गई, अब थोड़ा सा यहाँ पे मुझे बताओ कि मेक इट ईजी का क्या बेनिफिट मिला, क्या रोल रहा, सीधे सीधे ईमानदारी से, कि आपको लगता है कि हाँ यार ये मुझे बेनिफिट लगा जिससे मेरे सिलेक्शन में ये वाला पार्ट मेरा सही हुआ, तो वो थोड़ा सा क्लियर करो। सर एक्चुअली सर मैं भी से मैं बीटेक से जुड़ा हूँ अपनी। अच्छा, बीटेक टाइम से। लॉकडाउन में था सर, कुछ पढ़ा नहीं गया सर। मैं आपकी जो रिवीजन क्लास थी ना सर, मैं ये कहूँगा सर उससे अच्छी क्लास मैंने देखा। अच्छा, जो आपने व्हाइट बोर्ड में पढ़ाया सर, मतलब उन्हीं से देख बच्चे कई बार व्हाइट बोर्ड देखते क्लास छोड़ देते हैं कि पुरानी क्लासें नहीं देखनी हमें, नया पढ़ाओ। आज भी अगर यूट्यूब चैनल पे देखेंगे ना, आपके सबसे ज़्यादा व्यू उन्हीं लेक्चर पे है सर। तो मैंने उनसे बहुत ज़्यादा पढ़ा सर। मैंने आपकी टेस्ट ली, एसएससी जेईई की ली सर, उसमें बहुत फायदा मिला। और अरबी जेईई की मैंने टेस्ट ली सर, मेरी टीजी की बहुत अच्छी टेस्ट ली सर। बस यही था। और बाकी यूट्यूब पे तो सर मैं डेली लगभग एक वीडियो आपकी पक्की। और बाकी प्रोडक्शन पार्ट जो तुम कह रहे हो टिपिकल जमाल सर का, जमाल सर तो वो उसमें कुछ खास बात है, क्योंकि क्या है ना, मैं तो इतने समय से बच्चों के सामने हूँ तो उन्हें एक बिलीव रहता है कि चले यार ठीक ही पढ़ा जाता होगा। जमाल सर को कई बार लोग अंडर एस्टिमेट ले लेते हैं कि यार इधर उधर दाएं बाएं छोटे मोटे बच्चे पढ़ा रहे हैं, तो सबको लगता है यार वो प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़िया पढ़ा रहे हैं। और ये वाकई है, प्रोडक्शन इतना टिपिकल टॉपिक है ना
अगर किसी की प्रोडक्शन तुम्हें लग रही है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा कंटेंट है, तो समझ लीजिए उसी को नॉलेज है। क्योंकि मैंने खुद प्रोडक्शन पढ़ाई, एक टाइम तो ऐसा था जब जमाल सर नहीं भी थे 2021 के टाइम पे, तब भी मशीनिंग मैंने पढ़ाया था, प्रोडक्शन मैंने पढ़ाया था, कास्टिंग, और मैं 2 घंटे में कास्टिंग खत्म कर देता था। रिवीजन मैंने ली है, 2 घंटे की कास्टिंग ली है, 2 घंटे में वेल्डिंग। अब मैं जमाल सर को बोलता हूँ, वो कहते हैं पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। तो उसका डिफरेंस यही है कि उनको बहुत सारी चीज़ें पता है, मेरे को उतनी चीज़ें पता थी जितना एक ज़रूरी थी उतनी। लेकिन जब क्वेश्चन बाहर से आने लगे थे, उस टाइम की ज़रूरत वही थी। लेकिन जब हमें भी लगा था यार कास्टिंग, वेल्डिंग, ये तब इतने पोर्शन, वेल्डिंग से कितने अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, इतने डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं, इतना डेटा पूछा जाता है, तो जमाल सर का कंटेंट बच्चों को बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट है। अगर पूरे यूट्यूब में भी आप ढूंढोगे तो इतनी क्वालिटी किसी एक प्रोसेस या कितनी एक चीज़ों पे किसी ने भी नहीं दी होगी, जो मुझे लगता है। बाकी तो आप बेहतर बताएं, तो प्रोडक्शन के बारे में बताएं थोड़ा सा। सर जब मैंने CBT एग्जाम दिया था ना, CBT2 सर RRBI का, तो उससे पहले मैं जमाल सर के लेक्चर देख गया, तो मुझे लगा कि ये तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ा रहे, हाँ, तो बहुत ज़्यादा पढ़ा मैंने इग्नोर से किया सर। लेकिन जब एग्जाम दिया मैंने, अगर एग्जाम कैंसिल हो गया तो उसकी आंसर की देखी, तब मुझे लगा कि सर सही थे। फिर मैंने बाद में सर के सारे लेक्चर देखे, और सब जितनी भी सीरीज थी यूट्यूब पे सब देखे सर लेक्चर सर के। और सर की जो PPT थी ना सर, उसमें जो पॉइंट लिखे हैं वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एक पॉइंट, तो उससे बहुत ज़्यादा। यही मैं बच्चों को बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मैक्सिमम देखता हूँ बच्चों के कमेंट ना, कई बार जमाल सर को लेके वो यही रहते हैं कि सर बहुत ज़्यादा डिटेल है प्रोडक्शन में, इतना कौन पढ़ेगा ये वो। लेकिन सही मायने में बताओ तो वही एक डिटेल है, अगर आप पढ़ के देखोगे तो आप हर क्वेश्चन के लिए तैयार हो, नहीं तो फिर फंस जाओगे कहीं ना कहीं, जैसी क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट आए। क्योंकि इजी बेसिक तो मैंने बोला ना, सब पढ़ा देते हैं। मेरे को आज भी बोलोगे कास्टिंग में, अभी 1-2 घंटे में फिर पढ़ा दूंगा, बट उस कास्टिंग से आज के डेट में पेपर कितना निकल रहा है, अगर उसमें से निकला वो लकी है आपकी, चलो भाई इसी में से निकल गया। जरा सा दाएं बाएं क्वेश्चन आएगा फिर फंस जाओगे। तो कम से कम RRB में तो हमें प्रोडक्शन डिटेल में पढ़ना चाहिए। SSC में तो मैं फिर भी मानूँ कि आप रिवीजन से काम चला लो, क्योंकि SSC में अभी तक डेप्थ क्वेश्चन आ नहीं रहे प्रोडक्शन के ऊपर। लेकिन RRB में मशीनिंग पूरा है, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग पूरा है, मटेरियल साइंस पूरा है, वेल्डिंग पूरा है, ये अपने आप में पूरे सब्जेक्ट हैं, जिससे कम से कम 8-8, 10-10 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये वाला पोर्शन जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल जमाल सर बराबर डिटेल आपको पढ़नी ही पड़ेगी, ये तो आप मान के चलिए। ठीक है, अब थोड़ा सा ये मुझे बताओ, जो बच्चों को थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं नोट्स, रिवीजन, मतलब सिलेबस को कैसे कवरेज करना है। तो आपने भी नोट्स प्रॉपर बनाए थे, क्योंकि बच्चे नोट्स में बहुत मरते हैं आज की डेट में बनाने में। उन्हें लगता है बस कोई 4 PDF मुझे दे दे, ये पूरी वेल्डिंग है, तो बस मैं वो 4 PDF रट लूँ। तो तुम्हारा प्रोसेस क्या था? सर मेरा ये था कि मेरा डेली मॉर्निंग में प्रोडक्शन पढ़ना था, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो सर मैं सुबह प्रोडक्शन नोट्स बनाने, फिर ऐसे अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना, ऐसे किया डिग्रीज ऑर्डर में सर, जिसकी ज़्यादा वेटेज वो सबसे पहले। तो डेली ऐसे ही करता गया सर। और मेरा IC इंजन बहुत ख़राब था शुरू में, लेकिन फिर सर मैंने आपके लेक्चर देखे जिसमें आपने पूरा इंजन दिखाया था, कोल के पिस्टन वगैरह लेक्चर में, वो सब देखे, तो वहाँ से लगा कि हाँ ये तो काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। तो सर ऐसे मैंने नोट्स बनाए, फिर उनके शॉर्ट नोट्स बनाए सर। जो टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन गलत हुआ उसको नोट किया एक पेज पे, ऐसे पूरी बुक भर गई थी सर, बहुत मोटी, तो उससे काफ़ी हेल्प मिली थी सर। उनको लानी चाहिए अपनी वो बुक भी ना, देख के बढ़िया लगता है कैसे प्रिपरेशन बहुत अच्छी है वो, तो मतलब बहुत ही ऐसी लगी सर, कितने साल पुरानी हो सर। क्वालिटी कंटेंट हो जाता है ऐसे में ना, कि फिल्टर हुआ होगा, बार देखा होगा, कटिंग हुई होगी, लिखा होगा। सर नोट्स बनाए, फिर शॉर्ट नोट्स बनाए सर, बस ये 2। बिल्कुल। और ये पेपर के टाइम पे जैसे हम कहते हैं कि यार 10-15 दिन जब रह जाएं, तो तब शॉर्ट नोट्स कितने हेल्पफुल हैं? सर वो शॉर्ट नोट्स में मैंने क्या किया कि जो मुझे पता है कि ये इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है उसको हाईलाइट कर लिया, फिर मैंने उनको एक पेज पे लिख दिया, पूरा एग्जाम सेंटर तक बस वही पेज पलटता गया, वही पलटते रहे। उससे क्या है ना, मल्टीपल रिवीजन हो जाते हैं। कंटेंट लास्ट टाइम पे कम होगा तो रिवीजन उतना ज़्यादा होगा, जितना कम होगा उतना अच्छा। बिल्कुल सही है, इसीलिए हाईलाइट कर लिए, हाईलाइट। और जो डेटाबेस चीज़ें रहती हैं उनको कैसे याद करने का प्रोसेस था? तो मेरा एक पेज पे अलग था, डेली सुबह आते मॉर्निंग पहले डेटाबेस देखना और शाम को देखना, तो वो हो जाता है सर। मतलब कोई पूछेगा पता नहीं, लेकिन दिखेगा ना ऑप्शन, दिखेगा ऑप्शन तो रेंज ध्यान रह जाएगी। और ज़्यादा सही तरीका वही है। देखो कई बार ना हम सोचते हैं कि डेटा को हम MCQ से कवर कर लेंगे। मैं कहता हूँ डेटा को ना, कभी भी डेटा वाले क्वेश्चन को MCQ से मत याद रखो। क्यों? क्योंकि MCQ में 4 ऑप्शन है, आपके अगर सब देखे हुए होंगे पहले से तो वहाँ फिर कंफ्यूज हो जाओगे। मेरे अपने टाइम पे खुद याद है, मुझे ऐसा लगता था एक टाइम पे, ऐसा कई बार हुआ था मेरे साथ। मैंने क्वेश्चन देखा, उसमें लिखा है 5 to 10, दूसरा है 6 to 9, तीसरा है 7 to 8। अब वो इतनी बार पेपर में रिपीट हुआ कि मुझे हर बार उन 3 ऑप्शन में हर बार कन्फ्यूजन हुआ। तो इससे बेहतर रहता है कि सीधा सीधा आंसर याद रख लो कि भैया ये है तो इसका 7 to 9 है। जब आपके मेमोरी में कहीं 7 to 9 के अलावा कोई और रेंज रहेगी नहीं, तो आपको फिर वही फेमिलियर नजर आएगी कि भैया ये तो मैंने देखी हुई है, बाकी तो मुझे पता नहीं। तो ये थोड़ा ये भी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए आइडिया लग जाता है कि इसका आंसर क्या होगा।
जैसे अब किसी सिस्टम में दिया कि हमें 1000 जूल एनर्जी दी हमने और पूछा अवेलेबल एनर्जी कितनी है, तो हमें पता है वो किसी 1000 से कम होगी, वो कम होगी। ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं हम इस पे। वो तो है ही। जब आप क्वेश्चंस करोगे तभी मैं कहता हूँ कि जब एक टाइप के क्वेश्चन करते हो और वरना कोई इंपॉर्टेंट कैटेगरी है कि भैया ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो उसके मल्टीपल क्वेश्चन कर लो, आपको खुद ब खुद उसके शॉर्टकट्स मिल जाते हैं कि भाई मैं लॉजिक से भी तो कर सकता हूँ। बहुत बार, कितनी बार हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो सॉल्व ही नहीं करने पड़ते, हमें पता है यार ये है, ये इससे कम रहना चाहिए, ऐसे भी हो जाएगा। जैसे फर्स्ट लॉ है कुछ है, आपको पता है Q = E + W है, तो Q जब भी होगा वो E और W से तो ज़्यादा ही होगा, है ना। तो इस तरह की लॉजिक्स लगा के भी चीज़ें जो है वो सॉल्व होती हैं। बस वही है कि जो इनटू प्रिपरेशन रहेगा, कंटिन्यूस प्रैक्टिस रहेगा, उसी को वो तरीके भी सूझेंगे कि यार ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल है। तो चलो, हमारा टेक्निकल का रिवीजन हो गया कि आपने प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाए और उन शॉर्ट नोट्स को प्रॉपर पढ़ा, रिवाइज किया। और ये जो नॉन टेक वाला पोर्शन CBT 2 में आया था, एनवायरमेंटल कंप्यूटर्स, इसको कैसे टैकल किया? सर मैंने कंप्यूटर एनवायरनमेंट की तो मैं भी क्लास भी देखी थी, मतलब बहुत कुछ देखा सर मैंने, चैट GPT से बहुत कुछ। अच्छा, उससे भी प्रिपरेशन तो किया? सर उससे सब कवर किया सर। कंप्यूटर के लिए मेरे पास अरिहंत की बुक थी एक दोस्त की ली थी, उससे कंप्यूटर पढ़ा सर सारा मैंने। और बाकी तो साइंस वगैरह तो कर रखी थी सर, बायोलॉजी फिजिक्स। तो साइंस वो SSC के लेवल की ही करी हुई होगी, वो तो नॉर्मल ही होता है सर, वो तो बेसिक जिसका सही है तो उतना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो वहाँ से क्लियर हो गया था सर। बट तुम्हें भी ऐसा लगा, जैसे हमने ये देखा अभी हमारा आकलन कि NCERT ही ज़्यादा फॉलो की जाती है चीज़ें, है ना सर? सेम क्वेश्चन NCERT का। हाँ, जैसे इकोलॉजी एनवायरनमेंट से पूरा वही आया था जो NCERT में दिया हुआ था 11th की शायद, तो ये चीज़ रही है। और अभी मानता भी इन्हीं क्वेश्चन को करेक्ट है जो NCERT NCERT से, तो इसलिए वही सही है। तो मेरे हिसाब से तो पूरा फोकस NCERT रखना चाहिए, बस इससे बाहर कुछ मत पढ़ो आप जब भी साइंस के मामले में जा रहे हो। इवन वही चीज़ SSC के लिए भी फॉलो करो, क्योंकि SSC में तो GS ऐसा है ना, बस जितना लग गया, उसके भरोसे जाना बेकार है। बस ये चलो किसी तरह से 20+ मार्क्स आए GS वाले पोर्शन में 50 में से, सही है। तो यहाँ पे बच्चों देखो, RRB 2025 अगर टाइमली अब आ जाता है, अगस्त लग गया है, तो अगस्त में अगर आ जाता है तो, और अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो शायद हो सके कि आ भी गया हो उस टाइम तक। बट जब भी ये प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हैं RRB की, आपको फोकस CBT 1 CBT 2। अच्छा, CBT 1 जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम पे टेक्निकल को कर रहे थे या नहीं कर रहे थे साथ में? नहीं सर, उस टाइम पे बिल्कुल छोड़ रखा था, क्योंकि सर उसमें ऐसा है ना, CBT 1 में अगर कोई पोस्ट क्वालिफाई नहीं हुई तो CBT 2 का कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन क्या है ना, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका उस दौरान भी कोई ना कोई पेपर होता है, हाँ, सो वो कर सकते हैं, वो उसको कंटिन्यू तो करना ही पड़ेगा CBT 2 को, मतलब CBT 2 को ना करे पर टेक्निकल को कहीं ना कहीं रिवीजन में रखना पड़ेगा, है ना। तो आपके हिसाब से एक फ्रेशर वाले के लिए बहुत अच्छा है कि फ्रेशर वाला भी देखो निकाल सकता है। मैं तो फ्रेशर ही मानूंगा आपको, क्योंकि 1.5 साल प्रोसेस में ही लगाया और उसी में आपका एग्जाम निकला है, तो आप तो फ्रेशर ही हुए। तो फ्रेशर वालों के लिए क्या और सही गाइडेंस है आपके हिसाब से कि यार फ्रेशर अगर आप हैं या पास आउट हो रहे हैं तो क्या स्ट्रैटेजी रखो? क्या कॉलेज टाइम से शुरू कर दो सही तरीके से, या फिर सेमेस्टर निपटने दो उसके बाद करोगे, क्या सही रहेगा? सर मैं तो ये बोलूँगा कि कॉलेज टाइम से स्टार्ट कर देना चाहिए, जैसे स्पेशली थर्ड ईयर से सेमेस्टर एग्जाम खत्म हुए उसके बाद में, क्योंकि सब वही तो है जो बीटेक में पढ़ रहे हैं, उसको रिवाइज करते रहेंगे तो अच्छा रिवीजन रहेगा। और सर एक सलाह मैं दूंगा कि हमेशा जोन अपने पास का रखें, ये मत देगा कि कहाँ कम नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैंने चंडीगढ़ जोन रखा है सर, जो घर के पास में रहेगी जॉब जितनी भी रहेगी, तो बच्चे बहुत गलती करते हैं। मेरे साथ के भी हैं कुछ दोस्त, किसी ने तमिलनाडु की साइड का भर दिया, वो पछता रहे हैं कि उधर जाएं, फिर 5 साल का बॉन्ड है। ये तो है, एक बार एग्जाम निकला उसके बाद आपका जीवन का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि मैं घर कैसे जाऊँ, सबसे बड़ा। मैंने तो सबके साथ देखा है, जब तक एग्जाम नहीं निकला तब तक तो लगता है कि कहीं भी निकल जाए यार, कोई भी, मैं तो लद्दाख भी चला जाऊंगा, ये भी चला जाऊंगा। लेकिन उसके बाद मेरे कई बच्चे ऐसे हैं जो लद्दाख में हैं आज गेट में, और वो कहते हैं कि यार सर गलती हो गई, घर कैसे आऊँ। तो इसमें यह है कि अगर आप कॉम्पिटिशन में समझते हैं कि यार मैं निकाल तो सकता हूँ मेहनत करके, तो फिर ठीक है, अपने नियरेस्ट जोन भरें, उसके हिसाब से आप करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब चंडीगढ़ देखो, सहारनपुर घर है, 100 किलोमीटर पे चंडीगढ़ है, आराम से प्रिपरेशन जो है वहाँ से करिए और वहाँ आप सेलेक्ट भी हो गए जॉब में, रेलवे में सदा रहेंगे आसपास, घर भी फ्री, ट्रेन में आएंगे, कोई टेंशन नहीं। चंडीगढ़ से सहारनपुर में कैसे 3-4 घंटे का मुश्किल सा सफ़र भी नहीं होगा। तो ये तो बहुत ही, मतलब मैं कहूँगा बहुत अच्छा रिजल्ट समझो हम कहेंगे, इसे वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट हम कहेंगे कि किसी स्टूडेंट्स के साथ हमारा जर्नी रहा। सर मुझे तो सबने मना कर दिया कि चंडीगढ़ जोन मत भरो, डेंजर जोन में आ गया, लेकिन ये था कि सर अब जब करना ही है तो करना ही है इसमें क्या। तो देखो हैवी कमिटमेंट है, आपके कमिटमेंट के ऊपर ही है कि सक्सेस, और हो भी सकता था, क्या पता नहीं मिलती सक्सेस। अच्छा नहीं मिलता तो क्या प्लान था? सर अभी LP का फॉर्म भरा है, उसमें भी काफ़ी अच्छे मार्क्स है, सर नेक्स्ट ईयर देखते फिर और भी PSU वगैरह ट्राई। मतलब अभी क्लियर था ना दिमाग में कि ये तो निकाल के रखना है, ये नहीं तो अभी अगला वाला निकालना है। सर नहीं पता था कि अब की बार तो हो जाएगा, निकल जाना चाहिए। वो तो खैर थोड़ा आइडिया लग ही जाता है अपने कॉन्फिडेंस से कि यार कितना अच्छा मैं कर सकता हूँ, बट हार्ड लक होता है कई बार कि नहीं भी निकलता।
तो आपका प्लान नेक्स्ट बिल्कुल प्रिपरेशन रहना चाहिए। और मैं ये भी, तुम्हारा ऐसा कहीं प्लान था, जैसे मैं कह सकता हूँ किसी बच्चे को कि बाई चांस अगर तुम्हारा नहीं निकलता तो, और मानो घर की नीड ऐसी है कि फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, तो क्या जॉब के साथ पॉसिबल, तुमने कभी ऐसा सोचा था कि यार कोई जॉब अगर करनी पड़ी आगे तो मैं उसके साथ प्रिपरेशन कर लूंगा या ऐसा कुछ? सर मेरे साथ एक केस हुआ था ऐसे ही। मैं गया था सर सोनीपत प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू देने। अच्छा। क्योंकि एसएससी जेई का प्रीलिम्स जो था ना लेट होता रिजल्ट उसका सर। हाँ। तो वहाँ इंटरव्यू दिया मेरा, वहाँ पे लगभग 12 लोग आए हुए थे, एक वैकेंसी थी, तो मेरा फाइनली हो गया। इंडस्ट्री थी वो? इंडस्ट्री थी सर, वहाँ ब्रेक वगैरह बनते हैं। अच्छा। काफी अच्छी सैलरी थी सर वहाँ। तो मैं जब आ रहा था रास्ते में उसी दिन रिजल्ट आ गया एसएससी प्रीलिम्स का, तो मैंने वहाँ 4 को कॉल कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा। अच्छा। तो फिर मैं इसमें लग गया था एसएससी मेंस में। अभी मेंस खत्म हुआ तो आरआरबी जेई आ गया, एएलपी आ गया, तो इसी में लगा था। नहीं तो अगर नहीं होता वहाँ पे ऐसा कुछ प्री भी नहीं निकलता तो शायद होता तुम ज्वाइन कर लेते। हाँ सर। तो फिर प्लान था ज्वाइन के साथ साथ प्रिपरेशन करने हाँ का? सर प्लान तो था सर। प्लान था, करनी तो सरकारी थी, करना तो सही, प्राइवेट के साथ भी और मेरे को लगता है तुम कर भी लेते। जिस तरह का कमिटमेंट दिख रहा है ना, कि ऐसे कोई दिक्कत यही होती कि 10 घंटे की जगह उसको 5 घंटे में लाते प्रिपरेशन को, है ना? क्योंकि जॉब के साथ भी 5 घंटे का प्रिपरेशन पॉसिबल है। बच्चे बहुत हैं जो 1 घंटे लंच में रिवीजन करते हैं, 2 घंटे सुबह पहले पढ़ते हैं जल्दी उठ के, 2 घंटे शाम को पढ़ते हैं, तो 4 से 5 घंटे बच्चे अपने आप कर लेते हैं। अब आप कहो कि यार हेक्टिक है सर, टफ है, तो टफ तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि वो पीरियड टफ होगा नहीं होगा। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ही है कि आपको जब भी प्रिपरेशन करनी है इस तरह के प्लान रखने पड़ेंगे। क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा है ना कि फाइनेंशियली नीड घर में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बच्चे जिद पर जाते हैं कि नहीं जी मैं तो प्रिपरेशन करूँगा, और घर बिल्कुल हालत ख़राब होती जा रही है। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि लाइफ में पेरेंट्स और इन सब के साथ भी एक पीरियड है, टाइम, वो टाइम भी सही निकलना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, रिस्क लीजिए अपनी लाइफ में, एक पर्टिकुलर टाइम तक लीजिए, उसके बाद जैसी रिक्वायरमेंट है आपकी लाइफ की उसको वैसा ही चलाइए। बस इतना ही फ़र्क आएगा कि आप खाली रह के जो मेहनत कर रहे हो उससे डबल आपको किसी चीज़ के साथ करनी पड़ेगी, बस यही फ़र्क होगा। तो वो मेहनत आप नहीं करनी है, जो कमिटमेंट आप छोड़ के कर रहे हैं वो कमिटमेंट करके भी कर सकते हैं, है ना? और ये तो मैंने तो ये देखा है कि एक बार अगर निकलने, जैसे आपने बोला ना एसएससी प्री निकाल दिया, तो वो यही संकेत हो जाता है कि भैया तेरा लेवल हो चुका है, अब इस लेवल को ऊपर ले जाओ या मेंटेन रखो और इसके साथ प्रिपरेशन करो, है ना? वहीं से काफ़ी अच्छी, वो ना निकलता ना शायद बहुत चीज़ें बदल जाती है ना? वो प्री निकलना एक अपने आप में बहुत बड़ी एश्योरिटी हो जाती है कि भाई तू है इस लायक, तू कर, तो वो एक कॉन्फिडेंस देता है। इसीलिए एग्ज़ाम सारे भरने चाहिए जब भी आप प्रिपरेशन करो। अगर आप एलिजिबल हो मल्टीपल एग्जाम्स के लिए, पीएसयू हो, स्टेट हो, तो मैं कहता हूँ कि भरो सारे, ये नहीं कि एक 2 वैकेंसी देख के एग्जाम छोड़ दो। क्योंकि कोई भी पेपर आपका क्वालिफाई होता है तो ये समझ लीजिए आपको वो हमेशा के लिए कॉन्फिडेंस दे के चलता है कि भाई आगे वाले पेपर के लिए कैसे प्रिपेयर होना है। और बहुत सारे ऐसा हुआ है, हमारे स्टूडेंट रहे हैं संदीप करके, एक बार 2 वैकेंसीज थी, मेरे को पीएसयू याद नहीं, वो गवर्नमेंट पीएसयू है, सेंट्रल पीएसयू है, 2 वैकेंसी थी, तो उसने मुझे यही पूछा था सर इसे भरूँ ना भरूँ, तो मैंने कहा था भर दो। और आज वो 10-8 साल हो गए उसे उसी पीएसयू में, 2 वैकेंसी में भी उसने निकाला है। तो आपको नहीं पता लाइफ में आपके लिए क्या मिलने वाला है, आप तो बस जब प्रिपेयर हो रहे हो उस चीज़ के एलिजिबल हो तो भरो, क्या दिक्कत है ना? कोई वैसी वो चीज़ ही नहीं है, क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ मैं ये अच्छी पॉइंट यहाँ पे इन्होंने बताया था कि जैसे बोला है कि कॉलेज टाइम पे ही प्रिपरेशन करो तो बहुत अच्छा है 3rd ईयर से। लेकिन इसमें भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे, जैसे मानो हमारा फुल कोर्स है या महापैक आज की डेट में हम कह सकते हैं जिसमें सब कुछ है, या कंटेंट है हमारा, चलो वो भी छोड़ो, यूट्यूब है मानो कंटेंट, उसमें सारा कंटेंट है। बच्चे ना कई बार कॉलेज में रहते हैं वो कंटेंट नहीं पढ़ते, उन्हें लगता है कि सेमेस्टर के लिए तो मुझे कुछ अलग पढ़ना है, या जैसे हमसे ही बच्चे पूछते हैं कि सर सेमेस्टर के लिए कोई कोर्स है क्या? तो हमने बहुत बार सोचा भी सेमेस्टर के लिए बना दें, लेकिन जैसे तुमने बताया कि सर मैंने तो सेमेस्टर के पेपर भी, तो ये बच्चों को थोड़ा सा बताओ कि क्या सेमेस्टर के पेपर भी इस तरह के कोर्सेज से या इस तरह का कंटेंट पढ़ के निकल सकता है? सर वो ऐसा है ना, अगर आप कोई लेक्चर ले रहे हो, आपने कोई डायग्राम बनाया, अब जो आप बोल रहे हो वो सब लिखना पड़ता है, वो सेमेस्टर के लिए हो गया। बिल्कुल। अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान रखते हो वो नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए हो गया। बस वही है सर, जो आप बोल रहे हो ना, अगर सब लिख देंगे तो सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बिल्कुल। अब यही तो चीज़ है ना, सेमेस्टर में आपको लिखना ही तो आना चाहिए बीटेक वाले को, कि जो समझा है उसे लिखना कैसे है। अब हमने कोई भी कंसेप्ट पढ़ाया, मानो कंपाउंडिंग का डायग्राम होता है, आपके कंपटीशन में कहाँ ना के बराबर आता है डायग्राम, तो कभी भी नहीं पूछेगा, पूछ लेगा तो वेलोसिटी कंपाउंडिंग या प्रेशर कंपाउंडिंग पूछ लेगा। लेकिन सेमेस्टर में देखोगे तो सेमेस्टर में हो सकता है 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाए पूरी कंपाउंडिंग ड्रॉ करने को। लेकिन जब हमने पढ़ाया आपको लेक्चर में तो कंपाउंडिंग ड्रॉ भी कराई है और एक एक स्टेप भी बताया कि MMGM ये सब कैसे चलना है। तो वो जब आप पढ़ते समझ रहे हो तो सेमेस्टर में आराम से लिख सकते हो वो सब चीज़ें, और यही होता भी है।
तो ये मैं बच्चों को अश्योर करना चाहूँगा कि जो बच्चे सेमेस्टर में होते हैं उनको कोई अलग से सेमेस्टर के कोर्स की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे अगर FM की प्लेलिस्ट पढ़ेंगे, मानो आपके सेमेस्टर में FM आ रहा है, आप FM की जनरल प्लेलिस्ट समझो, आप सेमेस्टर के कोर्स से ज़्यादा अच्छा करोगे और सेमेस्टर आराम से निकाल लोगे। क्योंकि सेमेस्टर में आप चाहे किताबों से पढ़ो या किसी टीचर से पढ़ो या सेमेस्टर कोर्स पढ़ो, याद रखिए लिखना अपने हिसाब से ही होता है। बस पता होना चाहिए लिखना क्या है ना। लिखना अपनी लैंग्वेज में होता है और टीचर भी उस चीज़ को मार्क्स देता है। बस ये है कि आपको जो चीज़ें पढ़ा रखी हैं वो आपने पढ़ी होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और कंसेप्ट सारा क्लियर कराया जाता है। तो ये सब कोर्सेज बच्चे सेमेस्टर के लिए बहुत सूटेबल होते हैं। आपका बहुत सारे हैं ऑलरेडी बच्चे, सामने गौरव एग्जाम्पल है और कई सारे और बच्चे भी हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में रहते हैं सेमेस्टर्स के लिए भी पढ़ा है साथ साथ और साथ साथ प्रिपरेशन भी करी है। इवन मैं 2 साल पहले लगभग मेरे पास तो पूरा NIT का एक ग्रुप था, NIT सिलचर या NIT कौन सा मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा NIT कौन सा था, लेकिन एक NIT का एक ग्रुप था स्टूडेंट्स का। उनका कॉल आया था स्पेशली कि सर हम यहाँ पूरा ग्रुप है हॉस्टल में NIT का, हम आपके लेक्चर देखते हैं आराम से, सेमेस्टर्स करते हैं क्लियर और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आगे। और एक बार ऐसी IIT मुंबई से था एक लड़का, उसका फ़ोन आया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि IIT में रह के आपको यहाँ के लेक्चर लेके पढ़ना है, देयर आर प्रोफेसर्स जो और डेप्थ में आपको पढ़ाएंगे वो चीज़ों के बारे में, लेकिन जो बेसिक्स होता है ना, एक बेसिक बिल्कुल बेसिक, उसमें आप इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं आराम से। पर मैं कहूँगा कि तभी पढ़ें हमारे कोर्सेज से आप सेमेस्टर में भी, जब आपका गोल प्रिपरेशन या आगे पेपर निकालना है। अगर आपका गोल आगे रिसर्च है, मानो आप NIT IIT में भी हैं कोई बच्चा और आगे चाहता है कि यार मैं रिसर्च में जाऊंगा या PhD में जाऊंगा, तो मैं कहूँगा इन लेक्चर पे करने की ज़रूरत नहीं, फिर अपनी किताबें ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि तब किताबों पे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंस है, उसी का टाइम है। क्योंकि पूरा सेमेस्टर मिलता है कि सब्जेक्ट पढ़ने को, तो उससे बेहतर कुछ होता नहीं। अब हमें खुद लगता है, जैसे आपको भी लगता होगा कि यार बीटेक टाइम कितना बढ़िया होता है ना। यहाँ हम 1 साल में सब कुछ पढ़ना है और वहाँ एक साल के अंदर 6 महीने में एक सब्जेक्ट पढ़ना है आराम से 3 सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्पिटिशन के लायक, वो 2 से 3 सब्जेक्ट पूरे सेमेस्टर पढ़ने होते हैं। तो उससे बेहतर तो कोई समय नहीं है अगर आपको वहाँ प्रिपरेशन शुरू कर देते हो। सारी बुक भी अवेलेबल होती है, सारी किताबें अवेलेबल है, लाइब्रेरी अवेलेबल है, किताबें अवेलेबल हैं और टीचर तो खुशी होगा कि अगर आप पढ़ रहे होंगे उस टाइम पे। लेकिन उस टाइम पे हमें क्या लगता है कि बस यहाँ से निकले तो देखेंगे क्या करना है। तो ये एक बहुत बड़ा वो है। तो मेरे ख्याल से सभी चीज़ें आ गई मैक्सिमम डिस्कस करने वाली, है ना, सब आ गया। तो गौरव लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो हम कहेंगे, अब आप ज्वाइनिंग करेंगे ये वो, तो हम कहेंगे जैसे ही आपको ट्रेन का पास मिलता है तो आते तो रहिएगा पहले, देहरादून तो चंडीगढ़ सीधा आएगा, बाकी हम भी कोशिश करेंगे, जाएंगे इधर उधर बच्चों से मिलेंगे। तो लास्ट मुझे थोड़ा सा बच्चों को गाइड कर दो, जो आप अंतिम गाइडेंस देना चाहते हो कि भैया रिजल्ट चाहिए तो ये चीज़ें करें और ये चीज़ें ना करें, जो भी आपको एक निचोड़ नज़र आता है अपनी प्रिपरेशन से। सर मैं तो यही कहूँगा, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो सबसे पहले PDF के पीछे मत भागे, अपने नोट्स बनाए, नोट्स सबसे ज़रूरी है। और सर के एक बार लेक्चर देखे यूट्यूब पे, जो क्विक रिवीजन कोर्स है सर, अगर आप इसे देखेंगे आपको पता लगेगा कि कितने अच्छे कोर्स होते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, मतलब सर रियल में पता लगता है कि कहाँ यूज होंगे। जैसे आपने वो इंजन खोल के दिखाया था, पिस्टन वगैरह, कितना अच्छा समझ में आया सर। अब इनमें से तो आधे बच्चों ने देखा भी नहीं होगा तो वीडियो, वो व्यू देख के ही दिखता है हमें कितनों ने देखा है। सर आप लेक्चर के बीच में कुछ बात बता देना अपनी कंपनी वगैरह की जहाँ आपने जॉब की, तो बहुत अच्छा लगता है, सीखने को मिलता है बहुत कुछ। और मैं बस यही कहूँगा, एक जोन का ध्यान रखिए, लास्ट में जोन अपना आसपास का ही भरें बस। और एक ये चीज़ क्या नहीं करें पे भी फोकस करें, हम क्या क्या नहीं करना है। जैसे 1-2 पॉइंट बताऊं, जैसे तुमने बताया कि मल्टीपल PDFs के पीछे मत भागो कि बस हर चीज़ की PDF मिल जाए। दूसरा, मल्टीपल चैनल्स के बच्चे भी दौड़ते हैं इधर उधर कि कुछ यहाँ पढ़ा कुछ यहाँ पढ़ा, ठीक है, एक दो आप अपने हाईलाइट रख सकते हैं कि थोड़ा मैं यहाँ पढ़ लेता हूँ, थोड़ा यहाँ पढ़ लेता हूँ, लेकिन ये नहीं कि 10 जगह जहाँ जहाँ चल रहा है सब जगह पढ़ता हूँ। और खासकर जो सब्जेक्ट अच्छा हो गया आपका एक बार, उसको फिर जगह जगह जाके पढ़ने की टाइम वेस्ट है, वो भी जरूर बताएं। थोड़ा ये भी है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो 2 जगह पढ़ सकते हैं, वो ज़्यादा पढ़ोगे तो आपके नोट्स की खिचड़ी बन जाती है सर। कुछ नहीं, खिचड़ी बन जाएगा वो सब कुछ। सब टीचर पढ़ाने का तरीका अलग होता है। और सर एक बात और थी सर, एक मिनट भूल गया। हाँ याद कर लो आराम से। हाँ, एक तो जो वेटेज होता है ना, जिस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है सबसे पहले उसे पढ़े, अपने अकॉर्डिंग मत पढ़े कि हमें क्या अच्छा लग रहा है। ये देखो कि एग्जाम को किस चीज़ की जरूरत है, उस सब्जेक्ट को पहले पढ़े। जैसे आप SSC JEE में तैयारी कर रहे हैं तो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स हुआ, बॉयलर हुआ, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना होगा, लेकिन ये रेलवे में नहीं आता बिल्कुल भी। रेलवे के लिए आपको सबसे प्रोडक्शन पढ़े, प्रोडक्शन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक बहुत टाइम लग जाता है सर उसमें। तो वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें अपना, बस यही। तो वही है, देखो प्रेफरेंसेस के हिसाब से पढ़ें अभी तक जैसे एग्जाम की वेटेज चल रही है। बाकी आने वाले टाइम में बच्चों का कई तरह से कहना है कि सर अब AI सिलेक्ट करेगा तो वेटेज ऐसी होगी वैसी होगी। तो याद रखिए AI को कभी भी ऐसा खुला नहीं छोड़ दिया जाएगा एग्जाम के लिए कि भैया उसे 100 क्वेश्चन दिए और बोले कि इसमें से 50 अपने आप छांट ले।
ठीक है ना। इतना एआई तो आप खुद भी करके देख लीजिए, नहीं कर पाएगा इतने सही तरीके से, वो बहुत रैंडमनेस रखेगा वो कुछ ना किसी चीज़ को। तो उसको कहीं ना कहीं जो है, अगर एसएससी या आरआरबी या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कर रही है एआई का प्रयोग, तो वो भी याद रखिए क्वेश्चन के लिए कोई ना कोई गाइडेंस देगी। और आपने अगर चैट जीपीटी यूज़ किया होगा तो आपने भी देखा होगा कि आपको इनपुट्स देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ उसे कि थर्मल इंजीनियरिंग के 10 क्वेश्चन निकाल दे, तो कौन से 10 निकालेगा, वो तो हो सकता है पहले ही चैप्टर के 10 निकाल दे। लेकिन जब आप टॉपिक दोगे कि भाई मुझे हर क्वेश्चन चाहिए ये 10 टॉपिक में से, तो फिर वो एक एक निकाल के देगा। तो मतलब कहने की बात है कि जब अगर कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करेगी तो दे हैव सर्टेन गाइडलाइंस, सर्टेन पॉइंट्स होंगे, कैसी प्रेफरेंस रखनी है, कैसी वेटेज रखनी है, कुछ ना कुछ ऐसा गाइडलाइन के बाद ही क्वेश्चन निकाला जाएगा। ये नहीं होगा कि एसएससी का पेपर हो रहा है, जैसे बच्चे कहते हैं 15 मिनट पहले से सब कुछ होगा। तो ये नहीं है ना कि 15 मिनट पहले या 15 दिन पहले जाके सिर्फ एक लिख देगा एक सेंटेंस कि भाई इसमें से 100 क्वेश्चन निकाल दो और पेपर बन जाएगा। वो तो मेरे को लगता है और प्रॉब्लम कर देगा उनके लिए, क्योंकि ह्यूमन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो एडजस्ट कर रहा है पेपर। वो अगर ऐसे ही रैंडम दे देगा तो फिर तो हो सकता है कल के दिन आप कहोगे कि सर ये तो बिल्कुल ही बेकार हो गया, 10 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तो 25 क्वेश्चन अकेले टूम से आ गए, जबकि एसएससी में बच्चा टूम तैयार ही नहीं कर रहा। ऐसे आरआरबी में हो सकता है आपके 50 क्वेश्चन सिर्फ बेसिक थर्मल से आ जाए 25 क्वेश्चन, तब क्या होगा, तो और इनजस्टिस हो जाएगा। तो कहने की बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए और इनजस्टिस क्रिएट नहीं करेगी ना, ठीक है ना। वो लीग को बचाना चाहती है लेकिन ऐसा क्रिएट नहीं करेगी कि पेपर एक तरफ हो जाए कोई, है ना। तो बाकी ये है कि सिलेबस, तुमने सिलेबस पूरा कवर किया था या कुछ छोड़ के चले थे टॉपिक या सब्जेक्ट? टोम वगैरह नहीं किया था, टोम तो खैर चलो है ही नहीं कोर्स में, जो दिया है सिलेबस उतना पूरा कवर किया था। एक टॉपिक आरईसी भी इवन जो लास्ट लाइन लिखी है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन है। हाँ, तो देखो यही मैं कहता हूँ कि फर्स्ट गोल अपना रखो सिलेबस कवरेज। सिलेबस को आपको एनी हाउ कंप्लीट करना है, ताकि ये वाली चीज़ सुनिश्चित हो जाए कि कल के दिन पे अगर किसी सब्जेक्ट की वेटेज बढ़ भी जाए, कि मानो आरआरबी में अचानक आरएसी ज़्यादा आ गया, जैसे हुआ है कई बार, आरएसी मानो 15 क्वेश्चन आ गए, तो ऐसा ना लगे आपको कि यार मैंने तो आरएसी छोड़ के गया था। टॉपिक जितना सिलेबस में दिया है वो तो सब कुछ करके चलो। बस ये है कि प्रोडक्शन में वैरायटी ज़्यादा पढ़नी है, थोड़ी डेप्थ ज़्यादा पढ़नी है, आरएसी उतनी ही पढ़नी है जितनी दी हुई है, कि साइकिल्स पढ़ ली, जो जो चीज़ें दी हुई हैं, है ना, रेफ्रिजरेंट प्रॉपर्टी पढ़ ली, बस हो गया। तो ये चीज़ आपको एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट के हिसाब से अपनी पढ़नी पड़ेगी, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बाकी हम सभी फ्रेशर्स बच्चों से स्पेशली कहेंगे कि गौरव के तरह ऐसे ही अगर आप सुपर फास्ट तरीके से 1-1.5 साल में सेटल हो जाते हैं, तो मैं कहूँगा इससे बेहतर ना ही आपके पेरेंट्स के लिए ना ही आपके लिए कोई बड़ी बात है। और रही बात एक रिस्क की, जो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट वैकेंसीज मैकेनिकल के लिए ख़त्म हो गई, ये हो गई, तो ठीक है वो हम मानते हैं उस बात को, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी तो देखें कि एप्लीकेंट भी तो ख़त्म हो गए। एक टाइम पे जहाँ 3-4 लाख मैकेनिकल भरता था अकेला, वो आज की डेट में 4.5 लाख टोटल सारी ब्रांच मिला के एसएससी भर रही है। तो आप खुद ही सोचिए कि 1-1.5 लाख बच्चा भी प्रॉपर नहीं है मैकेनिकल का, तो कंपटीशन भी तो कहाँ का कहाँ आ गया। मतलब इतनी तेज़ी से वैकेंसी नहीं गिरी जितनी तेज़ी से अब नंबर ऑफ एप्लीकेंट गिर गए हैं। तो मौका अच्छा है पढ़ने वाले बच्चे के लिए कि अगर 1 साल कोई शिद्दत से, सिर्फ 1 साल का टारगेट बना के भी शिद्दत से सारा पढ़े, तो शायद हो सकता है वो 5-6 एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाए और निकाल सके। तो इसी के साथ हम सभी बच्चों को ऑल दी वेरी बेस्ट बोलेंगे आरआरबी जेईई 2025 के लिए। कि लाइक गौरव, आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में भी, अगर इंडिविजुअल गौरव से भी कुछ स्पेशली सलाह लेना चाहते हैं, कुछ भी आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं गौरव से इंसिस्ट करूंगा कि कभी नज़र मार लेना और कुछ रिप्लाई करना, तो उसमें डायरेक्ट बच्चों को आप एड्रेस कर सकते हो, है ना। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, यहीं पर हम वीडियो को एंड करते हैं। मेरे ख्याल से जरूरी इन्फॉर्मेशन हमने सब डिस्कस कर ली है। बाकी इन फ्यूचर कुछ भी डिस्कस करना होगा तो हम लोग आप लोगों के कमेंट के हिसाब से ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गौरव। थैंक यू सर।